नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। इतने दिनों के गप के लिए सो सॉरी, पर इंतजार खत्म हुआ। आज हमारी प्यारी स्टोरी नफरत से प्यार की शुरुआत का ग्रैंड फाइनल है। मुझे पता है आप सबको ये सफर पसंद आया, तो आज लास्ट एपिसोड पार लाइक्स का ध्येय लगा दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एंडिंग कैसी लगी और अगली कहानी आपको किस टाइप की चाहिए। क्या आप अरफ्ता जैसे सीरियल्स की वाइब्स चाहते हैं? बताना जरूर, मैं आपकी डिमांड पूरी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आखिरी मोड़ को। चाहत अपने यूनिवर्सिटी के पास वाले कैफेटेरिया में राजीव के साथ बैठी थी। वहीं एक वेटर आता है। चाहत राजीव को देखकर कहती है, एक कॉफ़ी और एक अदरक वाली चाय मेरे बाबा के लिए। ये सुनकर राजीव को बहुत हैरानी होती है। वो चाहत को देखकर कहता है, इतने सालों बाद भी तुम्हें याद है कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? ये सुनकर चाहत कहती है, आप मेरे बाबा हैं और मैं आपकी पसंद नापसंद कैसे भूल जाऊं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और स्कूल जाती थी, तब आप मुझे सुबह उठाकर अपने हाथ की गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाया करते थे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं राजीव के दिल में अनजाना सा एहसास होने लगता है। उसे चाहत से कभी मोहब्बत नहीं थी, पर इतने सालों बाद अपनी बेटी को देखकर उसके थोड़े जज्बात बदल रहे थे। तभी चाहत की कॉफ़ी और राजीव की चाय आ जाती है। वे दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी और चाय पीने लगते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद राजीव उसे देखकर कहता है, चाहत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पति कोई और नहीं रुद्र देवान है? ये सुनकर चाहत जो कॉफ़ी पी रही थी, उसे खांसी आ जाती है। वो अपने आप को संभाल कर राजीव को देखकर कहती है, बाबा, मैं क्या बताती आपको कि जिससे आपकी बेटी की शादी हुई है, वो इंसान आपको जान से मारने की तमन्ना रखता है। ये सुनकर राजीव की मुट्ठी कस जाती है। वो अपना गुस्सा छुपाते हुए कहता है, पर चाहत बेटा, तुम मेरा यकीन करो, मैंने रुद्र के परिवार को नहीं मारा है। ये सुनकर चाहत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मैं जानती हूँ बाबा, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे बाबा किसी की जान नहीं ले सकते। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपको निर्दोष साबित करने का। रुद्र को लगता है कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए आप अब तक बचे हुए हैं। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि आप जिंदा हैं, तो पता नहीं वो क्या करेंगे, और शायद मैं भी उन्हें न रोक पाऊं। उनकी आंखों में वो दर्द, अपने परिवार को खोने की तकलीफ मैंने देखा है बाबा। बचपन से देखा है मैंने उन्हें। अपने माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है वो मैं झेल चुकी हूँ। इसलिए जब तक मुझे आपके बेगुनाह होने के सबूत नहीं मिल जाते, तब तक मैं रुद्र को आपके बारे में नहीं बता सकती। और यही वजह है कि मैं आपसे मिलती भी नहीं हूँ और आपको कॉल भी नहीं करती, क्योंकि अगर रुद्र को धोखे से भी पता चल गया तो कयामत आ जाएगी बाबा। मैं खुद जानती हूँ रुद्र से ये बात मैंने कैसे छुपाई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनसे झूठ बोलना। ये सुनकर राजीव बिल्कुल खामोश हो जाता है। इतना तो वो भी जानता था कि रुद्र देवान उसे मरा हुआ समझता है, वरना अब तक तो वो उसे ज़मीन से भी निकाल लेता। ये सोचकर वो कहता है, ठीक है चाहत बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये सुनकर चाहत मुस्कुरा देती है। तभी चाहत को कुछ याद आता है और वो एकदम से अपने बाबा से कहती है, वैसे बाबा, श्लोक सिंघानिया, आपका बॉस, जो मुझे होली पार्टी में मिला था, वो मेरे रुद्र का बहुत बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता, उस इंसान ने मेरे घर एक लड़की को भेजा था जिसका नाम शिवांगी था, और उस लड़की ने आप पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि आप उसको लेकर दुबई बेचने जा रहे हैं। पर असल में वो लड़की आपके उसी बॉस श्लोक सिंघानिया की भेजी हुई थी, और उस लड़की ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की थी बाबा। क्या आपको ये सब मालूम है? ये सुनकर राजीव बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो चाहत से झूठ बोलते हुए कहता है, क्या श्लोक सर ने ऐसा किया? मुझे तो बस इतना मालूम है कि उन्होंने दीवान इंडस्ट्री में जाकर चोरी करने की कोशिश की थी, पर किसी लड़की को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, ये मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर चाहत कहती है, हाँ बाबा, ये सच है, वो इंसान बहुत बुरा है, और मुझे तो अब शक हो रहा है कि रुद्र की फैमिली को मारने के पीछे भी कहीं श्लोक सिंघानिया का ही हाथ तो नहीं। ये सुनकर राजीव को खांसी आ जाती है और उसके चेहरे पर पसीना साफ नजर आता है। वो मन में सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि चाहत को सारा सच पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा खेल खत्म। ये सोचकर वो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस उनकी कंपनी का काम करता था। बाकी इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, और मैं तो उनसे उस एक्सीडेंट के बाद मिला हूँ। उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी अब तो मैंने उनकी नौकरी भी छोड़ दी है, जब से मुझे पता चला है कि उन्होंने चोरी की है मेरे दामाद के यहाँ। ये सुनकर चाहत कहती है, बिल्कुल ठीक किया बाबा आपने,
वो इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। ये सुनकर राजीव मायूस होते हुए कहता है, हाँ, नौकरी छोड़ तो दी है, पर अब इस उम्र में मुझे और कौन नौकरी देगा। मेरे पास छोटा सा फ्लैट था, वो भी श्लोक सिंघानिया ने ही दिया था। अब जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो वो फ्लैट भी मुझसे खाली करवा लिया जाएगा, और मेरे पास तो इतने पैसे भी। ये कहते कहते वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है और तिरछी नज़र से चाहत को देखने लगता है। वहीं ये सुनकर चाहत कहती है, बाबा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी है ना, और आपको पता है मैं तो अब जॉब भी करती हूँ। ये कहकर वो अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर राजीव के हाथ में रखती है। बाबा, मैं दीवान इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरी जैसे ही महीने की सैलरी मिलेगी मैं आपको दे दूंगी। फिलहाल मेरे पास यही है। राजीव अपने हाथों में पैसे देखता है, जो ज़्यादा नहीं, केवल 5,000 थे। ये देखकर उसके मन में बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा था कि वो चाहत से अच्छे खासे पैसे ले लेगा, पर उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। राजीव को गहरी सोच में डूबा देख चाहत कहती है, क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हैं? ये सुनकर राजीव अपना सिर ना में हिलाकर कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी चाहत का फ़ोन बजता है और वो देखती है कि कॉल रुद्र का था। ये देख वो जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती है। रुद्र कहता है, कहाँ हो? मैं कॉलेज के गेट पर कब से खड़ा हूँ। ये सुन चाहत कहती है, अरे मैं तो कॉलेज के पास वाले कैफ़े में हूँ। ये सुन रुद्र कहता है, ठीक है, तुम ही रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देता है। कॉल रखने के बाद चाहत जल्दी से राजीव को देखकर कहती है, बाबा, मुझे जाना होगा, रुद्र आ गए हैं, प्लीज़ आप उसके सामने मत आइएगा। मैं चली जाऊँ, उसके 5 मिनट बाद आप बाहर आइएगा, ओके? ये कहकर वो बिना राजीव की बात सुने वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजीव अपने हाथ में पकड़े पैसों को देखता है और गुस्से में उन सारे पैसों को मोड़कर वहीं फेंक देता है। चाहत जैसे ही बाहर पहुंचती है तभी उसे रुद्र की कार आती हुई नजर आती है। ये देखकर चाहत जल्दी से कार में बैठती है और कहती है, जल्दी चलो। उसे डर था कि कहीं रुद्र राजीव को न देख ले। चाहत की बात सुनकर ड्राइवर जल्दी से वहां से कार निकाल देता है। रुद्र चाहत को देखकर कहता है, तुम इस वक्त कॉलेज में होने की बजाय कैफे में क्या कर रही थी? ये सुनकर चाहत एकदम से सर पकड़कर कहती है, अरे वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए कॉफ़ी पीने आ गई थी। ये सुनकर रुद्र जल्दी से उसका माथा टच करता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे बुखार तो नहीं, पर चाहत का टेम्परेचर नॉर्मल था। फिर भी वो कहता है, ठीक है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये सुनकर चाहत की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एकदम से सर नामे हिलाकर कहती है, नहीं नहीं रुद्र, मुझे हल्का सा ही दर्द था, जो कॉफ़ी पीने से ठीक हो गया है। इसमें हॉस्पिटल जाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रुद्र कहता है, आर यू श्योर? चाहत उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद उनकी कार पैसिफिक मॉल के सामने रुकती है। रुद्र चाहत का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाता है। चाहत आसपास देखती है तो बड़ी हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहती है, रुद्र, ये मॉल इतना खाली क्यों है, जैसे आज यहाँ कोई आया ही नहीं। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मॉल खाली है क्योंकि मैंने इसे खाली करवाया है। ये सुनकर चाहत हैरानी से कहती है, क्या? आपने मॉल खाली कराया? पर क्यों? रुद्र उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्योंकि मेरी वाइफ को आज शॉपिंग करनी थी और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, इसलिए अब तुम जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करो, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। ये सुनकर चाहत बिल्कुल शॉक्ड थी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि रुद्र उसके लिए पूरा मॉल खाली कर देगा। कुछ देर बाद वे लोग लिफ्ट से निकलकर एक बड़े से शोरूम के सामने खड़े होते हैं जिस पर लिखा था सभ्यसाची। ये नाम पढ़कर चाहत कहती है, अरे ये तो बहुत महंगा डिज़ाइनर है। मैंने देखा है बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेस अपनी शादी पर इन्हीं के बने हुए लहंगे पहनती हैं। रुद्र उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, काफ़ी फेमस डिज़ाइनर हैं और इनके डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कहकर वो उसे स्टोर के अंदर ले जाता है। पूरा स्टोर बहुत खूबसूरत था, जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी उनके पास एक फीमेल स्टाफ आती है और कहती है, सर, क्या देखना पसंद करेंगे आप? ये सुनकर रुद्र चाहत की तरफ देखकर कहता है, मुझे मेरी वाइफ के लिए बेस्ट लहंगा चाहिए, आखिर इसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ये सुनकर वो फीमेल स्टाफ स्माइल करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स सर, आप मेरे साथ आइए। ये कहकर वो उन्हें एक डिपार्टमेंट की तरफ ले जाती है जहां बहुत से लहंगे टंगे हुए थे। लहंगे देखकर चाहत की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहां का हर एक लहंगा बहुत खूबसूरत था। स्टाफ मुस्कुराते हुए कहती है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा? ये सुनकर चाहत सभी लहंगे देखती है। तभी उसकी नज़र एक वाइट कलर के लहंगे पर जाती है। उसे देखकर कहती है, ये लहंगा बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर स्टाफ मुस्कुराकर कहती है, आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है, यह हमारे स्टोर का बेस्ट पीस है।
ये कहकर वो लहंगा चाहत के पास लाती है। तभी रुद्र कहता है, तुम इसे पहन कर आओ। ये सुनकर चाहत एक नज़र रुद्र को देखकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। रुद्र वहीं खड़ा चाहत के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफ़ी देर बाद भी चाहत बाहर नहीं आई। ये देखकर रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो एकदम से ट्रायल रूम की तरफ जाकर कहता है, आर यू ओके बच्चा? तभी अंदर से आवाज़ आती है, दीवान साहब, आई नीड योर हेल्प। ये कहकर वो ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोल देती है। रुद्र की नज़र चाहत पर जाती है, जो लहंगे और ब्लाउज में कड़ी थी। रुद्र उसे देखता रह जाता है। तभी चाहत कहती है, अंदर आइए। ये सुनकर रुद्र ट्रायल रूम के अंदर चला जाता है। तभी चाहत वापस लॉक लगाकर उसकी तरफ पलट जाती है और कहती है, देखिए, मैं कब से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसका हुक बंद ही नहीं हो रहा। चाहत की गोरी कमर देखकर रुद्र का मन बहकने लगता है और वो खुद को कंट्रोल करते हुए उसकी कमर पर किस करने लगता है। ये महसूस कर चाहत आंखें बंद करके कहती है, आप क्या कर रहे हैं? रुद्र, जो खुद पर कंट्रोल खो चुका था, कहता है, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल बीवी। रुद्र अपना कंट्रोल खोते हुए चाहत की कमर पर अपने होंठ रख देता है। ये एहसास होते ही चाहत की पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र के होंठ उसकी पूरी कमर पर चल रहे थे। रुद्र पूरी तरह से बहक चुका था। वहीं चाहत अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। पर जब उसे एहसास होता है कि रुद्र उसके ब्लाउज को उतार रहा है, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, रुद्र, ये आप क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त मॉल में हैं। वहीं रुद्र पूरी तरह से बहक चुका था। वो चाहत के हाथ को हटाकर कहता है, डोंट वरी बीवी, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहत कुछ कहती, इससे पहले ही रुद्र एक झटके में उसका ब्लाउज निकालकर वहीं फेंक देता है और अब चाहत ऊपर से पूरी तरह नेकेड थी। रुद्र उसे अपनी तरफ घुमा के कहता है, औरों का तो पता नहीं, पर तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो बीवी। ये कहकर वो चाहत के होठों पर अपने होठ रख देता है। उसके हाथ चाहत के पूरे सीने पर, उसके पेट पर, उसकी कमर पर हर जगह चल रहे थे। रुद्र उसके होठों को छोड़ नीचे की तरफ बढ़ जाता है और उसके किस अब बाइट्स में बदल जाते हैं। चाहत, जो अब तक बहुत मुश्किलों से अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखे हुए थी, अब तेज तेज सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र दीवानों की तरह चाहत को प्यार कर रहा था। वो उसके सीने से होते हुए उसके पेट पर किस करने लगता है। वहीं चाहत के हाथ रुद्र के बालों पर कस जाते हैं। रुद्र और नीचे जाता है। तभी चाहत उसके होठों पर हाथ रखकर कहती है, आपको जो करना है आप घर जाकर कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर यहाँ नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे पैर कांप रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र एक नज़र चाहत को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। ये देखकर रुद्र चाहत से अलग होकर उसके माथे पर अपना माथा लगाकर कहता है, रिलैक्स बीवी, तुम्हें सच में एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इतनी सी देर में तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई, जबकि मैंने तो अभी कुछ करना शुरू भी नहीं किया। ये सुनकर चाहत, जो आंखें बंद करके खुद को काबू कर रही थी, उसकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो रुद्र को घूरते हुए कहती है, मुझे किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आप दिन ब दिन ठरकी होते जा रहे हैं। ये कहकर वो जल्दी से खुद को दुपट्टे से कवर कर रुद्र को चेंजिंग रूम से बाहर निकाल देती है। फिर वो अपने कपड़े पहनने लगती है। वहीं बाहर आकर रुद्र को चाहत पर बहुत गुस्सा आता है। वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बीवी, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। वहीं चाहत अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे रुद्र पर जाती है, जो बिल्कुल सीरियस होकर अपना फ़ोन चला रहा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो अभी अभी क्या करके आया है। वहीं रुद्र जब चाहत को अपने सामने देखता है तो कहता है, कितनी देर लगा दी तुमने चेंजिंग रूम में? ऐसा क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर चाहत का मुंह खुला रह जाता है और रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चाहत अपने मन में कहती है, आह, ये डेविल इंसान मुझे परेशान करके अब मेरे ही मज़े ले रहा है, इनको तो घर चल के अच्छे से बताऊंगी। रुद्र अपना फ़ोन जेब में रखकर चाहत का हाथ पकड़कर काउंटर की तरफ आता है। वैसे तो मॉल उसका ही था, पर फिर भी उसने पेमेंट की। वहीं सामने बैठी सेल्स गर्ल की नज़र चाहत पर जाती है, क्योंकि चाहत के गले पर लव बाइट्स के निशान थे। ये निशान देखकर सेल्स गर्ल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चाहत की नज़र जब सेल्स गर्ल पर जाती है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी, चाहत उसकी नज़रों का पीछा करती है और एकदम से अपने लव बाइट्स देखकर उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। वो जल्दी से अपने बालों से अपने लव बाइट्स छुपाने लगती है। वहीं पेमेंट करके रुद्र चाहत का लहंगा लेता है और फिर वे लोग मॉल से निकल आते हैं। चाहत पूरे रास्ते रुद्र से दूर बैठी थी, वो अपनी नाराज़गी दिखा रही थी। वहीं रुद्र चाहत को नोटिस कर रहा था, पर कुछ कहता नहीं और फ़ोन चलाने लगता है। उनकी कार मैंशन में रुकती है। चाहत जल्दी से बाहर निकलकर मैंशन के अंदर चली जाती है। वो इतनी तेज़ अंदर गई कि सारे नौकर उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं रुद्र ये देखकर अपना सिर लाचारी से हिला देता है।
फिर एक स्टाफ को देखकर कहता है, कार में रखा हुआ सामान मेरे रूम में लेकर आओ। ये कहकर वो भी रूम में चला जाता है। वहीं मेड कार से चाहत का लहंगा निकालती है। रुद्र कमरे में आता है, पर उसे चाहत कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि चाहत नहा रही है। तभी वो स्टाफ आकर शॉपिंग बैग टेबल पर रखकर चला जाता है। रुद्र रूम लॉक करके खुद भी बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। चाहत, जो आराम से बाथटब में बैठी नहा रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई बाथरूम में आया है। वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो रुद्र बिना कपड़ों के उसके सामने बाथटब में बैठा था। कुछ कहती इससे पहले ही रुद्र ने चाहत को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वहीं चाहत के हाथ रुद्र के कंधों पर मजबूती से कस जाते हैं और धीरे धीरे वो किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। रुद्र के हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे और चाहत के हाथ रुद्र की कमर पर। दोनों एक दूसरे को दीवानों की तरह चूम रहे थे। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं और वो दोनों एक हो गए। रुद्र चाहत के पीछे होटल के अंदर जाता है, तभी सबकी नज़रें चाहत और रुद्र पर ही टिक जाती हैं। रुद्र देवान को वहां देखकर हर इंसान हैरान था, क्योंकि रुद्र सिर्फ बिजनेस की पार्टी में जाता था। वो कभी भी किसी के फैमिली फंक्शन में नहीं आता था। वैसे मिश्री अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, पर रुद्र देवान का अलग ही लेवल था। वहीं मिश्री के पापा जैसे ही रुद्र को देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से रुद्र के पास जाकर उससे हाथ मिलाकर कहते हैं, वेलकम वेलकम मिस्टर देवान, आप यहाँ हमारी बेटी की एंगेजमेंट में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं रुद्र एक नज़र चाहत को देखता है, जो बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि सबकी नज़रें सिर्फ रुद्र पर ही थीं। रुद्र ये देखकर उससे नज़रें हटाकर मिश्री के डैड की बात सुनकर कहता है, मिश्री और वीर मेरी वाइफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब वो मेरे भी दोस्त हैं, और आज उनकी एंगेजमेंट है तो आना तो बनता ही था। ये सुनकर मिश्री के डैड खुशी से फूले नहीं समाते। वो कहते हैं, थैंक यू मिस्टर देवान, ये तो आपका बड़प्पन है, आइए अंदर आइए। ये कहकर वो रुद्र को रिस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। रुद्र अंदर आकर सीधा चाहत के पास जाता है। वहीं मिश्री के डैड सीना चौड़ा करके अपने बिजनेस पार्टनर के पास आते हैं। तभी सारे लोग उन्हें देखकर कहते हैं, मिस्टर खुराना, आपने बताया नहीं आप रुद्र देवान को जानते हैं। ये सुन वो थोड़ा एटीट्यूड में कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम एक फैमिली की तरह है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। रुद्र चाहत के पास आकर कहता है, तो क्या हाल है बीवी, शर्त हारने की वजह से कहीं मूड खराब तो नहीं हो गया। ये सुन चाहत उसे देखकर बोली, अरे सब आपको इसलिए देख रहे थे क्योंकि रुद्र देवान ऐसे ही कहीं आता जाता नहीं था, और मैंने सबकी नहीं बल्कि लड़कियों की बात की। ये सुन रुद्र कहता है, सही से देखो बीवी, यहाँ खड़ी हर लड़की मुझे ही देख रही है। ये सुन चाहत एक नज़र सबको देखती है। उससे उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैसे रुद्र को ताड़ रही थीं। पर फिर चाहत शर्त याद करते हुए कहती है, वो जस्ट अभी अभी आए हैं तो बस देख रही हैं, कुछ देर में देखते हैं। ये सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, ठीक है बीवी, वो भी दिखा देंगे, तुम बस ये सोचो कि हारने के बाद क्या करोगी। वहीं उसकी बात सुनकर चाहत वहां से जाते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं अपने दोस्त के पास। ये कहकर वो चली जाती है। वो मिश्री के पास आती है जो एक रूम में बैठी थी। वो चाहत को लहंगे में देखकर कहती है, ओह माय गॉड चाहत, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये सुन चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, ये रुद्र ने पसंद किया था मेरे लिए। ये सुन मिश्री बोली, वाओ यार, रुद्र की पसंद कितनी खूबसूरत है, तभी तो उसने तुझे पसंद किया। चाहत सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी बाहर से आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर चाहत कहती है, अरे लगता है दूल्हे साहब आ गए हैं हमारे। ये कहकर वो मिश्री को छेड़ती है। ये सुनकर मिश्री शर्माने लगती है। तभी वहां मिश्री की मम्मी आकर कहती हैं, चाहत बेटा, तुम मिश्री को लेकर नीचे आ, लड़के वाले आ गए हैं। ये कहकर वो चली जाती हैं। चाहत मिश्री को लेकर नीचे जाती है। वहीं स्टेज पर खड़ा वीर जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि मिश्री आज बहुत प्यारी लग रही थी। मिश्री स्टेज के पास पहुंचती है तो वीर उसे अपना हाथ दे देता है। मिश्री वीर के हाथ में अपना हाथ रखती है और स्टेज पर चली जाती है। तभी सारे लोग तालियां बजाते हैं। वहीं विहान के चेहरे पर सैडनेस थी। चाहत जब विहान को ऐसे देखती है तो उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ विहान, तुम दुखी लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। ये सुन विहान अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है, मत पूछो चाहत, एक एक कर मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है और मैं इतना हैंडसम होकर भी कुंवारा हूं, बल्कि मेरी तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। ये सुन चाहत हंसते हुए कहती है, सही से देखो बीवी, यहाँ खड़ी हर लड़की मुझे ही देख रही है।
ये सुन चाहत एक नज़र सबको देखती है। उसे उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैसे रुद्र को ताड़ रही थीं। पर फिर चाहत शर्त याद करते हुए कहती है, वो जस्ट अभी अभी आए हैं तो बस देख रही हैं, कुछ देर में देखते हैं। ये सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, ठीक है बीवी, वो भी दिखा देंगे, तुम बस ये सोचो कि हारने के बाद क्या करोगी। वहीं उसकी बात सुनकर चाहत वहां से जाते हुए कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं अपने दोस्त के पास। ये कहकर वो चली जाती है। वो मिश्री के पास आती है जो एक रूम में बैठी थी। वो चाहत को लहंगे में देखकर कहती है, ओ माय गॉड चाहत, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये सुन चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, ये रुद्र ने पसंद किया था मेरे लिए। ये सुन मिश्री बोली, वाओ यार, रुद्र की पसंद कितनी खूबसूरत है, तभी तो उसने तुझे पसंद किया। ये सुन रुद्र समझ जाता है कि चाहत का किडनैप हो गया है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और चीखते हुए कहता है, श्लोक सिंघानिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी बीवी पे नजर डाल के गलती कर दी। अब तक तू जिंदा था क्योंकि तेरी दुश्मनी मुझसे थी, पर तूने मेरी बीवी पे हाथ डाल के अपनी मौत बुलाई है। ये कह के वो अपना फोन निकालता है और शिव को कॉल करके कहता है, चाहत गायब है और मुझे पूरा यकीन है ये काम श्लोक सिंघानिया का है। कुछ भी करो कैसे भी, पर मुझे वो श्लोक सिंघानिया चाहिए, पता करो वो कहाँ है। वो गुस्से में फोन रख के घर के कैमरे चेक करने के लिए अपनी स्टडी में जाता है। वो अपना लैपटॉप निकाल के फुटेज देखने लगता है। तभी उसे चाहत कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और उसके हाथ में एक बैग था। ये देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो गौर से चाहत को देखता है। चाहत बड़े खामोशी से पीछे दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलकर वो निकल जाती है। ये देख रुद्र की आंखों में गुस्सा के साथ साथ कन्फ्यूजन भी था। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि चाहत को श्लोक ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि चाहत खुद कहीं गई है। पर उसकी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि चाहत इतनी रात गए बैग लेकर कहाँ गई है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और वापस कमरे में जाता है। वो अलमारियां खोलता है पर चाहत का सामान और कपड़े वहीं रखे थे। वो जाने लगता है तभी उसकी नज़र लॉकर पर जाती है। वो लाकर खुला हुआ था। रुद्र सही से लाकर में देखता है तो लाकर पूरा खाली था। उसमें ना कोई पैसे थे ना कोई गहने। ये देख तो रुद्र का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाहत सारे गहने और पैसे लेकर कहाँ चली गई। ये सब देख उसका दिल कह रहा था कि उसकी चाहत कभी उसे धोखा नहीं देगी, पर उसका दिमाग उसे सवाल करने पर मजबूर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चाहत की धीरे धीरे आंख खुलती है। उसका सिर भारी हो रहा था। वो जैसे अपनी पूरी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से गोदाम में पाती है। उसको कुर्सी से बांध रखा था। ये देख चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, पर वो अपनी रस्सी खोल नहीं पा रही थी। तभी गोदाम का दरवाज़ा खुलता है और एक परछाई अंदर आती है। चाहत के चेहरे पर डर के मारे पसीना आ जाता है और वो हकलाते हुए कहती है, कौन कौन हो तुम और मुझे मुझे क्यों ऐसे बंद क्यों रखा है। चाहत दरवाजे की तरफ देखती है। वहां से एक शख्स चलते हुए चाहत करीब आता है। चाहत देख के कहती है, कौन हो तुम और मुझे ऐसे यहाँ बांध क्यों रखा है। चाहत की बात सुन के आदमी हंसने लगता है। उसकी हदी सुन के चाहत को डर लगने लगता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये सुन वो आदमी चाहत के बिल्कुल सामने आके खड़ा होता है। चाहत जब उसका चेहरा देखती है तो चौंक जाती है और उसके मुंह से निकलता है, श्लोक सिंघानिया। ये सुन श्लोक कहता है, हाँ मैं। ये देख चाहती का कहती है, तुमने मुझे यहाँ ऐसे बांध क्यों रखा है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। ये सुन श्लोक उसके बिल्कुल पास आता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरता है, जिसे चाहत को काफ़ी घिन आती है। श्लोक चाहत के पीछे से बाल पकड़कर कहता है, तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो तेरा पति है ना, उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। मेरा पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, मेरा घर, मकान, मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मिट्टी में मिला दिया उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं उससे उसकी जान से ज़्यादा प्यार करने वाली बीवी छीन लूँगा। ये सुन के चाहत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। उस होली वाले दिन जब मैंने तुम्हें देखा था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तो एक निहायत ही घटिया आदमी हो। और देखे मैंने तुम्हारी बीवी के शरीर से चोटों के निशान जो तुमने उसे दिए थे। तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ, तुम उसी लायक हो। चाहत की बात सुन श्लोक गुस्से में एक थप्पड़ चाहत के गाल पे मार देता है, जिससे चाहत के मुंह से खून आ जाता है। श्लोक चीखते हुए चाहत के बाल खींचते हुए कहता है, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ ये मैं तुझे जल्द बताऊंगा। बहुत घमंड है ना तुझे उस रुद्र दीवान पे, उसके सामने तेरी जान लूंगा। तभी श्लोक का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन की आवाज़ सुन श्लोक चाहत के बाल छोड़ कॉल उठा के वो से चला जाता है। वहीं चाहत रोते हुए कहती है, कहाँ हैं आप रुद्र, जल्दी आए। वहीं रुद्र जो कार में बैठा था, उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है और वो अपनी सीने पे हाथ रख के कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है,
मेरी चाहत मुझे पुकार रही है। वहीं शिव जो गाड़ी चला रहा था, रुद्र की ऐसी हालत देख उसे बहुत तरस आ रहा था। इतने सालों से रुद्र अपने परिवार की मौत के गम में तकलीफों में रहता था। सालों बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में सुकून आया तो फिर एक और मुसीबत आ गई। वो मनी मन भगवान से प्रार्थना करता है कि चाहत जहां भी हो सुरक्षित हो, जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए। वहीं फैक्ट्री में चाहत किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे जानी पहचानी आवाज़ आती है। एक कमरे में श्लोक फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और राजीव अंदर आता है। राजीव को देख श्लोक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो चेयर पर बैठकर कहता है, आओ राजीव आओ। वहीं राजीव श्लोक के सामने जाकर खड़ा होता है और चीख के कहता है, बॉस, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने की? उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस मसलों से दूर रखो। वहीं श्लोक अपनी कुर्सी पर से खड़ा होता है और राजीव का कॉलर पकड़ के कहता है, 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू मेरे सामने चीखेगा? आज तुझे तेरी बेटी की बड़ी चिंता हो रही है। सालों पहले जब तू उसे छोड़कर भागा था, तब तेरी चिंता कहाँ चली गई थी? तू तो यहाँ क्या कर रहा? देश छोड़ के भाग रहा था अपनी बेटी से पैसे लेकर, वो 10 करोड़। पैसों का नाम सुनकर राजीव के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एकदम से इधर उधर देखकर कहता है, बॉस आप क्या बात कर रहे? कौन से पैसे? मैं किसी पैसों के बारे में नहीं जानता। ये सुन श्लोक राजीव का गिरेबान छोड़ के हंसते हुए कहता है, तुझे मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ? मुझे नहीं पता तूने अपनी बेटी से झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। सोच, जब उसे तेरा असली चेहरा पता चलेगा तो क्या होगा? जब उसे पता चलेगा कि बचपन में तूने उसकी माँ और अपनी बीवी को मारा था, तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? सोच, जब उसे ये पता चलेगा कि मेरे कहने पर तूने रुद्र दीवान की फैमिली को जान से मारा था, तब वो तेरे बारे में क्या सोचेगी? सोच, जब उसे पता चलेगा कि बचपन से लेकर आज तक तूने बस उसे झूठ बोला है, तो तेरे बारे में क्या सोचेगी? तभी कुछ गिरने की आवाज़ से श्लोक राजीव जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां चाहत खड़ी थी और उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसको वहां देख राजीव की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं चाहत धीरे धीरे चल के अंदर आती है और राजीव के सामने खड़ी होकर कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी राजीव चाहत को देखकर कहता है, नहीं चाहत, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। तू जानती है ना मुझे, तेरा बाबा ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन चाहत चीख कर कहती है, बस बाबा बस, बहुत हुआ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बाबा ऐसे होंगे, मेरे बाबा का कातिल होगे। पूरी दुनिया मुझसे एक ही बात कहती रही, कातिल की बेटी, कातिल की बेटी। पर मैंने आज तक किसी की बातें पे यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं समझते थे मेरे बाबा कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकते, तो करना तो दूर की बात है। इतना बड़ा धोखा क्यों बाबा, क्यों किया आपने ऐसा, सिर्फ पैसे के लिए? छी, आज आपको अपना बाबा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। रुद्र हमेशा सच कहते थे, मैं कातिल की बेटी हूँ, मेरी बाबा ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपको आपके गुनाहों की सज़ा दिलवा के रहूँगी। तभी वो कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। ये देख श्लोक चौंक जाता है और कहता है, ये रुद्र दीवान ने इतनी जल्दी ये जगह ढूंढ ली। ये सुन चाहत जल्दी से कमरे से भागने लगती है। तभी श्लोक उसको पकड़ लेता है। चाहत रुद्र को आवाज़ देने लगती है तो उसके मुंह से जल्दी से हाथ रख लेता है। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये कहकर वो चाहत को पकड़ के ले जाने लगता है। कुछ ही मिनट में उस पूरी फैक्ट्री को रुद्र बॉडीगार्ड ने घेर लिया था। बॉडीगार्ड चारों तरफ चाहत को ढूंढ रहे थे। श्लोक जबरदस्ती चाहत को खींचकर गाड़ी में बैठाता है। राजीव भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। वहीं रुद्र जो कमरे में आया था, खिड़की से देखता है कि श्लोक अभी अभी कहाँ गया है। ये देख उसकी मुट्ठी कस जाती है और वो चीखते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो जल्दी से फैक्ट्री से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और श्लोक के पीछे निकल पड़ता है। गाड़ी में चाहत खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन श्लोक उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। चाहत गुस्से में उसके हाथ पर काट लेती है तो श्लोक दर्द से उसका हाथ छोड़ देता है। जैसे ही वो छोड़ता है, चाहत कार का दरवाज़ा खोलकर निकलने लगती है, लेकिन तभी राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है। चाहत नफरत से राजीव को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। राजीव उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। जब तक तू हमारे साथ है, रुद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहत हैरानी से अपने बाबा को देख रही थी। जिस इंसान के लिए वो आज तक दुनिया से लड़ी, वही आज उसे कैद करके रखना चाहता है ताकि उसकी खुद की जान बच सके। इस वक्त उसे खुद से ही नफरत हो गई थी। वो राजीव को देखती है और कहती है, मैंने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। मुझे घिन आ रही है कि मेरी रगों में आप जैसे इंसान का खून बह रहा है। ये सुनकर राजीव उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, जिससे चाहत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। राजीव चीखते हुए कहता है, बदतमीज लड़की, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। चाहत की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ नफरत थी। वो घूरते हुए कहती है, आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे?
बहुत जल्द रुद्र मुझे ढूंढ लेगा और आप सबका खेल खत्म हो जाएगा। बहुत खेल लिया आपने। श्लोक उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, अगर आज मैं मरा तो तुझे साथ लेके मरूंगा। रुद्र दीवान से मैं हर कीमत पर बदला लेकर रहूंगा। हमेशा नफरत की है उससे। रुद्र की कार श्लोक की कार का पीछा कर रही थी। तभी उसका एक बॉडीगार्ड कहता है, प्रेसिडेंट, क्या हम गोली चला सकते हैं? ये सुन रुद्र गुस्से से चीखता है, कोशिश भी मत करना। उस गाड़ी में मेरी बीवी है। अगर उसे एक खरोच भी आई ना तो अपने हाथों से तेरा खात्मा कर दूंगा। तेरी लाश भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर बॉडीगार्ड डर से चुप हो जाता है। शिव कार ड्राइव कर रहा था। रुद्र चिल्लाते हुए कहता है, गाड़ी तेज चलाओ। शिव कार की स्पीड दिखाता है, जो पहले ही फुल स्पीड में थी। वो कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर गाड़ी चलाता रहता है। श्लोक गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो जहां भी जाता वहां पुलिस नजर आती, क्योंकि रुद्र ने पूरा शहर सील करवा दिया था। शहर से बाहर निकलना नामुमकिन था। श्लोक मजबूरी में गाड़ी एक खाई के पास रोकता है और चाहत को खींचते हुए बाहर निकालता है। राजीव खाई की तरफ देखता है और कहता है, क्या चल रहा है बॉस? अब आपके दिमाग में क्या है? श्लोक कहता है, आज रुद्र की मौत होगी इसी खाई में। राजीव चिल्लाते हुए कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया है। हमें भागना चाहिए। वो हमें पकड़ लेगा, मार देगा। आपको क्या लगता है वो अकेला आएगा? उसके साथ बॉडीगार्ड भी होंगे। फिर वो कहता है, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, पर मेरी जान बहुत प्यारी है। ये कहकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसके सामने एक कार रुकती है और रुद्र उसमें से उतरता है। रुद्र की नज़र जैसे ही राजीव पर पड़ती है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसे अपने माँ बाप की जलती हुई कार का मंजर याद आने लगता है। राजीव उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन शिव दौड़कर उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, बहुत भाग लिया तूने, अब तेरा खेल खत्म। तभी रुद्र को चाहत की चीख सुनाई देती है। वो चौंकता है और कहता है, ये तो चाहत की आवाज़ है। वो तुरंत आवाज़ की ओर भागता है। जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चाहत खाई के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जरा भी हिलती तो सीधी खाई में गिर जाती। चाहत! रुद्र चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी श्लोक गन लेकर आता है और चाहत की ओर पॉइंट करता है। ये देख रुद्र वहीं रुक जाता है और कहता है, अगर तूने उसे चोट पहुंचाई ना तो कसम से तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। श्लोक हंसते हुए कहता है, ओ हीरो, ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है। हीरोइन मुश्किल में है, हीरो बचाने आया है, और मैं विलेन जो उन्हें अलग कर रहा है। कितना नीच होना मैं। रुद्र कहता है, तो नीच है और इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये तुझे फिल्म लगती है तो तुझे पता होना चाहिए कि फिल्मों में अंत में क्या होता है। विलेन हीरो के हाथों कुत्ते की मौत मरता है, और आज तेरा भी वही हाल होगा। ये सुन श्लोक घबरा जाता है और कांपते हुए कहता है, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बुरी तरह रोने की एक्टिंग करता है। चाहत उसे हैरानी से देखती है। शिव और रुद्र के बॉडीगार्ड भी उसकी इस हरकत पर चौंक जाते हैं। फिर अचानक श्लोक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगा तू मुझे डायलॉग मारेगा और मैं डर जाऊंगा? आज अगर मैं मरा तो तेरी बीवी को साथ लेकर मरूंगा, और अगर तूने कोई चालाकी की तो 1 सेकंड नहीं लगेगा गोली उसके सिर में उतारने में। चल, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मेरे सामने झुक पर मुझसे माफी मांग। अगर तेरी माफी पसंद आई तो शायद तेरी बीवी की जान बख्श दूं। रुद्र वैसे ही खड़ा रहता है। तभी श्लोक एक गोली चलाता है सीधा चाहत की तरफ। चाहत कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि गोली उसे नहीं लगी, वो उसके बगल से निकल गई थी। श्लोक रुद्र को घूरते हुए कहता है, अब अगली गोली बगल से नहीं जाएगी, सीधी जाकर तेरी बीवी को लगेगी। रुद्र की आंखों में आग सी जलने लगी थी। वो खड़ा था, अपनी जान से प्यारी बीवी को खाई के किनारे खड़ा देख रहा था, और सामने था श्लोक, पागलपन की हद तक नफरत से भरा एक शख्स जो किसी भी हद तक जा सकता था। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें चाहत की आंखों से मिली। उस एक पल में चाहत की आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा था। भरोसा उस इंसान पर जो उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। रुद्र शांत स्वर में बोला, ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। श्लोक ठहाका मारकर हंसा। अब आया ना असली मजा। रुद्र घुटनों पर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो एक शेर था जो झुका जरूर था लेकिन टूटा नहीं था। तू चाहे जितना जीत का जश्न मना ले श्लोक, रुद्र धीरे से बोला, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और सच्चाई ये है कि तू हार चुका है, अपने आप से, अपनी सोच से, और अब मुझसे भी। श्लोक के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे रुद्र की शांति से डर लग रहा था। रुद्र के इशारे पर शिव धीरे से पीछे से सरकता है, और जैसे ही श्लोक रुद्र पर बंदूक तानता है, धड़ाका।
शिव एकदम से पीछे से श्लोक के हाथ पर वार करता है। बंदूक जमीन पर गिरती है और अगले ही सेकंड रुद्र खाई की ओर भागता है, चाहत की तरफ। चाहत चीख उठती है, रुद्रा! रुद्र हाथ बढ़ाकर उसे खींच लेता है। चाहत उसकी बाहों में समा जाती है। उसके बंधे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो सुरक्षित थी। श्लोक वहीं धूल में पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो फिर से उठकर बंदूक उठाने की कोशिश करता है, पर रुद्र उसके पास जाता है और धप! एक जोरदार घूसा उसके जबड़े पर पड़ता है। ये मेरी बीवी है, मेरी दुनिया। अगर उसे एक खरोंच भी आई ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा श्लोक। वो श्लोक को लगातार मार रहा था। श्लोक के मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगता है। राजीव जो अब तक एक कोने में दबा बैठा था, झपटकर शिव की बंदूक छीन लेता है। रुद्रा! चाहत की चीख आसमान को चीर देती है। धाएं! गोलियों की आवाज गूंजती है। रुद्र के कंधे में गोली लगती है। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद होती हैं। दर्द से उसका चेहरा तड़प उठता है और वो जोर से कराहता है। आह! खून उसके सफेद शर्ट पर फैलने लगता है। चाहत की सांस जैसे रुक जाती है। राजीव दूसरी गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी चाहत की नजर जमीन पर पड़ी बंदूक पर जाती है। बिना एक पल गंवाए वो दौड़ती है, बंदूक उठाती है। मेरे पति को चोट पहुंचाई, अब बारी मेरी है। चाहत की आंखों में आग जल रही थी। धड़ाम! चाहत की चलाई गोली सीधा राजीव के सीने को चीर देती है। राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो अपनी कपटी आवाज में कहता है, चाहत, तुमने अपने बाबा पर गोली चलाई? ये कहते हुए वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। वहीं चाहत के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बह रहे थे। वो रोती हुई कहती है, मैंने अपने बाबा पर गोली नहीं चलाई, मैंने एक कातिल पर गोली चलाई है। पूरी दुनिया सही कहती थी कि मैं एक कातिल की बेटी हूं, और आज इस बेटी ने अपने हाथों से अपने कातिल बाप को मौत की सजा दे दी। एक कातिल की सजा सिर्फ मौत होती है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। राजीव अपनी अधखुली आंखों से चाहत को देखता है। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। चाहत चीख चीख कर होती है। जिस इंसान को वो अपनी दुनिया समझती थी, आज उसी ने उसे तोड़ दिया। रुद्र के कंधे से भी खून बह रहा था। वो अपने घुटनों पर झुका हुआ था। वो एक नज़र चाहत को देखता है जो रो रही थी, और तभी इसका फायदा उठाकर श्लोक अचानक खड़ा होता है। वो भागने लगता है। शिव, उसे रोको! रुद्र चीखता है। शिव दौड़कर रुद्र के पास आता है, पर उससे पहले रुद्र खुद शिव की बंदूक छीनता है। उसकी आंखों में अब कोई रहम नहीं बचा था। उसने बंदूक सीधी श्लोक की पीठ पर तानी। धाएं, 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 धाएं। 1, 2, नहीं, पूरी 6 गोलियां। हर गोली में एक बदला, एक दर्द और एक इतिहास चल रहा था। श्लोक की चीख तक नहीं निकली। उसके शरीर में हर गोली सीधे उतर गई। वो जमीन पर गिरा और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर निर्जीव हो गया। सन्नाटा छा गया। चाहत दौड़कर रुद्र के पास पहुंची। उसके लहूलुहान कंधे को थामते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा रुद्र, प्लीज। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखता है। मैं ठीक हूं, अब सब ठीक है, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। शिव इधर उधर देखता है। जहां एक तरफ राजीव की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ श्लोक का अंत हो चुका था। चाहत रोते हुए रुद्र से कहती है, मुझे माफ कर दो, जरूर ये सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरे बाबा ने आपके परिवार को छीन लिया, और आज वही सब फिर से हुआ मेरी वजह से। मैं अपने बाबा के लिए जिंदगी भर आपसे लड़ती रही, और उनका जिंदा होने का सच भी आपसे छुपा लिया, ये सोचकर कि वो कभी इतना गिर नहीं सकते। पर आप बिल्कुल ठीक थे रुद्र, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बदले आप मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन माफ कर दीजिए। रुद्र चाहत को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तुम्हें अगर एक खरोच भी आती है तो मेरा दिल तड़प उठता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ करूंगा। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। मुझे भी समझना चाहिए था कि गलती तुम्हारे बाप की थी, तुम्हारी नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारे बाप की सजा तुम्हें दी। तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुम्हें कैद कर लिया। वो टैटू, उस वक्त तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। तुम भी मुझे माफ कर दो चाहत। ये सब कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर पछतावा और दर्द साफ था।
वहीं ये सब सुनकर चाहत एकदम से रुद्र को अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। रुद्र के चेहरे पर दर्द में भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। 6 महीने बाद एक आलीशान बंगला खूबसूरती से सजा हुआ था। वहां हर तरफ रौनक थी। बीचों बीच एक लड़का और लड़की दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में 7 फेरे ले रहे थे। चारों ओर मेहमान उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। इसी बीच एक लड़का एक लड़की के चेहरे पर फूल मारता है। ये देखकर वो लड़की हंसते हुए उसके कंधे पर हल्का सा मारती है और कहती है, बस करिए रुद्र, शादी मिश्री और वीर की हो रही है, फूल उन पर बरसाइए। ये सुनकर रुद्र उसकी कमर पकड़कर कहता है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ अपनी बीवी में है जो मेरे सामने खड़ी है। ये सुनकर चाहत को जोर से हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद 7 फेरे पूरे होते हैं और वीर मिश्री की मांग में सिंदूर भरता है, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। इसी के साथ दोनों की शादी पूरी हो जाती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। वीर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। चाहत उसे गले लगाकर खुशी से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। विहान भी उन्हें गले लगाता है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, भाई देख, मेरी शादी हो गई, अब तेरी बारी है। ये सुनकर विहान बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखता है और हंसकर कहता है, अरे मैं तो रेडी हूं, पर तेरी भाभी अभी रेडी नहीं। विहान की बात सुनकर कसक शर्मा जाती है। सब लोग मुस्कुरा उठते हैं। तभी मिश्री कहती है, कितना अच्छा होता अगर करण भी यहां होता, मुझे उसकी याद आ रही है। ये सुनकर सभी की आंखों में उदासी छा जाती है। तभी वीर का फोन बजता है। वो स्क्रीन देखकर खुशी से कहता है, करण की वीडियो कॉल है। करण मुस्कुराकर एक लड़की को कैमरे की तरफ खींच लाता है और दोनों अपनी अपनी उंगली में पहनी रिंग दिखाते हुए कहता है, मैंने कियारा से सगाई कर ली है। ये सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। चाहत के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है कि करण अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। कुछ देर सब बातें करते हैं। तभी अचानक चाहत को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। चाहत को बेहोश देखकर सभी घबरा जाते हैं। रुद्र तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल। रुद्र बुरी तरह परेशान होकर कॉरिडोर में इधर उधर टहल रहा था। इमरजेंसी रूम में चाहत का चेकअप चल रहा था। मिश्री, वीर, विहान और कसक सब वहां आ चुके थे। तभी इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। रुद्र उनके पास जाकर घबराहट से पूछता है, क्या हुआ मेरी वाइफ को, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर दीवान, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। ये सुनकर सब खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन रुद्र जैसे अभी भी सदमे में था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वीर और विहान उसे बधाई देते हैं, लेकिन रुद्र सिर्फ एक बात कहता है, मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। डॉक्टर इशारा करती है। रुद्र फौरन इमरजेंसी रूम में जाता है। अंदर चाहत बेहोश पड़ी होती है। रुद्र उसके पास जाता है, उसका माथा चूमता है। तभी चाहत को होश आता है। वो इधर उधर देखकर कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रुद्र मुस्कुरा कर कहता है, यू आर प्रेग्नेंट। चाहत हैरान हो जाती है, एकदम से अपना हाथ पेट पर रखती है और कांपती आवाज में कहती है, क्या सच में? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र उसे गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। आई एम सो हैप्पी, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, थैंक यू मुझे पूरा करने के लिए। चाहत रोते हुए उसे कसकर गले लगाती है। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू मुझे अपना बनाने के लिए। दरवाजे पर खड़े चारों लोग यह नजारा देखकर मुस्कुराते हैं। अपने दोस्त को यूं देखकर सबकी आंखों में खुशी थी। रुद्र और चाहत एक दूसरे से अलग होते हैं और सभी अंदर आकर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। मिश्री कहती है, इस खुशी के मौके पर एक फोटो तो बनती है। सभी लोग एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आई नो, इस स्टोरी को खत्म होने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अंत भला तो सब भला। एक प्यारी हैप्पी एंडिंग के साथ। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं एक नई कहानी में।